अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिलेशंस। सेट्स का अपन ने क्या डेफिनेशन देखा था? सेट्स था अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जैसे कोई सेट यदि अपन ले लें A इज इक्वल टू, उसमें पहला तो ये कि हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स को डाल सकते हैं। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। कोई सेट ए लें जिसमें हम 2 तो नंबर डाल सकते हैं, है ना, 3 जो है अल्फ़ाबेट डाल दें, और हम चाहें तो उसी सेट में 2 स्टूडेंट्स के नाम भी डाल दें। ये भी एक वैलिड सेट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा क्या, सेट का दूसरा एस्पेक्ट हमने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेट में हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द सेंस कि यदि कोई एक छोटा सेट में ले लूं, है ना, 1 2 और ए, सपोज ये एक सेट है और इसी सेट को हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं, भाई A12 लिख दें, तो ये A12 सेट जो है वो A21 सेट के बराबर ही है। किस ऑर्डर में हम इन ऑब्जेक्ट्स को लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में ये सारे जो हैं, ये सारे जो हमने डाले हैं, ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ? अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ लेते हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स का पेयर है, पर ये एक सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। पेयर के तो कई एग्जांपल्स अपन देखेंगे, पर एक एग्जांपल यदि अपन लें तो जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम किसी पॉइंट को डिपिक्ट करते हैं। कोई पॉइंट यदि हम ले लें पॉइंट 32, तो एक पॉइंट को डिपिक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं, और ये क्या है? 2 ऑब्जेक्ट्स, एक 3 एक 2, उसका पेयर है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट 32 जो है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन कर ही सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे सेट के केस में हमने देखा था कि भाई ये दोनों सेट जो हैं बराबर होते हैं, ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम रखते हैं यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट पे, दोनों सेट्स इक्वल हैं। पर 3 2 जो है वो 2 3 के बराबर नहीं है, ये तो ऑब्वियस ही है। क्यों? क्योंकि 2 3 को यदि हम प्लॉट करेंगे तो 2 3 प्लॉट होकर के यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये तो कोई दूसरा ही पॉइंट हो गया। दिख रहा है? ऑर्डर्ड पेयर की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब हो सकते हैं? सपोज कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और वो बराबर है सपोज एक्स वाई के, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? ये कब हो सकता है? जब ए जो है एक्स के बराबर हो और बी जो है वो वाई के बराबर, तभी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो बराबर हो सकते हैं। पेयर का एक और एग्जांपल यदि हम लें तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज 3 + 4i, इसको हम किस ऑर्डर्ड पेयर से डिपिक्ट कर सकते हैं? 3 4 इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस में रियल और इमेजिनरी लाइन यदि हम ले लें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 4 वाले पॉइंट पे डिपिक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया, तो ऑर्डर्ड पेयर को यूज करके एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सेट हो गया, set of collection of all ordered pairs A B such that A belongs to set A and B belongs to set B। ठीक, इसका मतलब क्या निकला? एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। ए सेट में सपोज हम 4 स्टूडेंट्स को डाल देते हैं। ठीक है, S1 S2 S3 S4। ठीक है, और सेट बी में सपोज 3 बिल्डिंग डाल देते हैं, है ना, बिल्डिंग B1 B2 B3। ठीक, तो इन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा? ए क्रॉस बी करके लिखते हैं उसको, ए क्रॉस बी, वो क्या है? एक सेट है।
है ना, कर्ली ब्रैकेट एक सेट है और इसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जिसमें जो पहला ऑब्जेक्ट है वो पहले सेट से है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी जो है वो दूसरे सेट से। तो किस तरह से लिखेंगे, S1 B1, S1 B2, S1 B3, है ना, इसी तरह से S2 B1, है ना, एंड सो ऑन। तो टोटल लिखेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। तो ये A क्रॉस B उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इस सेट में, है ना, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना। हर ऑर्डर्ड पेयर इस सेट का एक एलिमेंट है या अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं ये सेट्स नहीं है ना, जैसे यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सेट नहीं है ना, ये क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे S2 लिखा एक ऑब्जेक्ट, उसी तरह से ये पेयर इटसेल्फ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट में जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से है और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट B से है, दिख रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हुए, है ना, ये भी आप देख सकते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगाया, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए अपन, है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिपिक्ट करने का एक और तरीका है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम एरो डायग्राम बनाते हैं जरा। तो ये दो शेप्स अपन ने बना लिए, ये पहला वाला जो है सेट A है, ये सेट B। तो सेट A में एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, S1, S2, S3 और S4, और सेट 2 में हो गए बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 और बिल्डिंग 3। अच्छा, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को हम किससे डिपिक्ट कर रहे हैं, हम एक एरो से डिपिक्ट करते हैं, है ना। और वो एरो जो है A के एलिमेंट से B के एलिमेंट तक हम लेकर के जाते हैं। तो ये एरो इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को डिपिक्ट कर रहा है, दिख ही रहा, ये दूसरी एरो, ये तीसरी एरो, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा हमको डिपिक्ट करना है तो ये सारे एरोज बनाने पड़ेंगे अपने को, दिख रहा है। जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उतनी एरोज बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने जिस तरह से डिफाइन किया है तो कुछ चीजें तो क्लियर हैं। पहली चीज तो आपको ये क्लियर दिख ही रही होगी कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली B क्रॉस A में जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट जो है वो तो B सेट का आ जाएगा, है ना। B क्रॉस A में जो एलिमेंट्स आएंगे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो किस तरह के आएंगे, दिखेंगे इस तरह के दिखेंगे, B1 S1, है ना, B2 S2, इस टाइप से, ठीक है। और ये अपन देख ही चुके हैं कि भाई ऑर्डर्ड पेयर में A कॉमा B कॉमा A के बराबर नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ये सेट है ना, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B, है ना, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, है ना। ये भी ऑब्वियस है, दिख ही रहा है। जैसे इस वाले केस में NA जो है वो कितना है, 4 है, और NB जो है वो कितना है, 3 है। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास में A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आ गए, 12 एलिमेंट आ गए। एक चीज और देख लेते हैं अपन। अच्छा, ये तो सेट B में अपन ने 3 ऑब्जेक्ट रखे थे, है ना, 3 एलिमेंट्स रखे थे। B यदि एक नल सेट होता, नल सेट मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, है। नल सेट को या तो अपन ऐसे लिखते हैं और या फिर कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे, ठीक है। तो उस वाले केस में, है ना, NA तो अभी इस केस में भी 4 होता और सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते, 0 होते। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है NA क्रॉस B, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते। और 0 क्यों होते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स तो बनते ही नहीं भाई। ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमको S1 के साथ में ये जो B1 जो आ रहा है, B1 की जगह पे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट तो चाहिए। जब B में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ऑर्डर्ड पेयर तो बना ही नहीं, है ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमको क्या चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो A क्रॉस B उस वाले केस में क्या बन जाएगा, नल सेट हो जाएगा, है ना, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये जो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डिफाइन किया उसमें सी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। A के हर एलिमेंट को हमने B के हर एलिमेंट के साथ में एक पेयर बना करके और एक सेट बना लिया। रिलेशंस में और आगे जो हम देखेंगे फंक्शंस में,
बेसिकली क्या है, दो सेट के एलिमेंट्स को जो हम रिलेट करेंगे उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा, और फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम रिलेशन डिस्कस करते हैं। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अपने को, तो इसी को अपन कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट, है ना, ये लाइन हमारी, सच दैट A belongs to set A and B belongs to set B। ये हो गया। इस फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अपन देखते हैं कि रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं रिलेशन कैसे डिफाइंड है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, ये फ्रॉम जो है वो टेक्निकल वर्ड है, इसी लैंग्वेज में उसको यूज करते हैं। A relation from set A to set B is a subset of A cross B। ठीक है, रिलेशन यदि हमको B से A डिफाइन करना पड़ेगा, तो यदि हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम B टू A, वो किसका सबसेट होगा, वो B क्रॉस A का सबसेट होगा। तो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, जितने एलिमेंट्स थे A के, हर एक एलिमेंट को हमने B के हर एलिमेंट से एसोसिएट कर दिया और उसके ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए, सारी की सारी बिल्डिंग्स आ गई। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसके फिक्स्ड हैं, कितने, 4 इंटू 3 हमने देखा था, 4 इंटू 3 12। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अच्छा, रिलेशन में क्या है, हमारे ऊपर है कि हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे रिलेशन डिफाइन होगा वैसे वैसे ये सबसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ तरह के रिलेशन डिफाइन करते हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैंने कहा, रिलेशन हमारे ऊपर है कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज पहला रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन 1 है, क्या रिलेशन, कुछ भी रिलेशन है, जैसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट लाइक्स बिल्डिंग। ये एक रिलेशन है ए से बी, कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी बिल्डिंग को लाइक करता है किसी भी कारण से। ठीक है, तो और इसमें रिलेशन 1 में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, है ना, वो किस तरह से आ सकते हैं कि सपोज जो S1 स्टूडेंट है वो दो बिल्डिंग्स को लाइक करता है, B1 को लाइक करता है और B2 को लाइक करता है, दो ऑर्डर्ड पेयर ये आ गए। ठीक है, इस वाले केस में ये जो हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि S1 लाइक्स B1, S1 जो है लाइक्स द बिल्डिंग, तो इन दोनों के बीच में जो लैंग्वेज है वो क्या है, S1 लाइक्स B1। ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर का ये मतलब है। फिर S2 सपोज एक ही बिल्डिंग लाइक करता है, S3 भी एक ही बिल्डिंग लाइक करता है, और S4 कोई बिल्डिंग लाइक ही नहीं करता। ठीक है, ये रिलेशन 1 के ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्या, ये चार ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, है ना, हमने ऐसे ही एलिमेंट्स को उठा के ऑर्डर्ड पेयर बना करके डाल दिया था। हम यहाँ पे जब बना रहे थे तो हम ये नहीं बोल रहे थे कि S1 लाइक्स बिल्डिंग B1, है ना, कोई रिलेशन नहीं। इस वाले में क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ अपीयर कर रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि S1 लाइक्स बिल्डिंग B1। यदि लैंग्वेज में हम बोलेंगे इसको तो इसका मतलब ये निकल गया। अच्छा, रिलेशन 2 यदि हम डिस्क्राइब करें, है ना, रिलेशन हमारे ऊपर है, हम चाहे जैसे डिस्क्राइब करें। ठीक है, कि क्या, स्टूडेंट लिव्स इन बिल्डिंग। ठीक है, R2 जो रिलेशन है ना, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो किस टाइप से आ जाएंगे, सपोज S1 जो स्टूडेंट है वो बिल्डिंग 1 में है, S2 जो है वो बिल्डिंग 2 में है। अच्छा, ये भी क्लियर है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बिल्डिंग में तो रह नहीं सकता। ठीक है, और S3 जो है इनमें से किसी भी बिल्डिंग में नहीं है, और S4 जो है वो भी बिल्डिंग 1 में है। हमारे पास में यहाँ पे रिलेशन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, रिलेशंस को यदि हम एरो डायग्राम में डिपिक्ट करेंगे तो कैसे डिपिक्ट करेंगे, जो पहला वाला रिलेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, S1 B1, S1 B2, S2 B3, S3 B1, है ना, यही चार एरोस बनेंगे। S4 से रिलेटेड कोई एरो है ही नहीं अपने पास में। और इस केस में एरो का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एरो का मतलब है लाइक्स। ठीक है, S1 लाइक्स B1, है ना, इस तरह से। और यदि
R2 रिलेशन को यदि हमको डिपिक्ट करना है तो R2 किस तरह से डिपिक्ट हो जाएगा, S1 B1, S2 B2 और S4 B1। S3 इनमें से किसी 3 बिल्डिंग्स में नहीं है ना, किसी और बिल्डिंग में है, उससे हमको मतलब नहीं। ये क्या हो गया, ये हमारा R2 रिलेशन हो गया। और इस केस में हर एरो का मतलब क्या है, लिव्स, स्टूडेंट जो है वो रह रहा है इस बिल्डिंग में, ठीक है। तो रिलेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिलेशन हमने क्या कहा, सबसेट है। सबसेट इस तरह से डिपिक्ट करते हैं अपन, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, A क्रॉस B। शॉर्ट फॉर्म में रिलेशन को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में रिलेशन से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट और डिफाइन करेंगे अपन। पहला क्या है, डोमेन, और दूसरा रेंज। और किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कुल कितने रिलेशंस बना सकते हैं, है ना, उसको भी कैलकुलेट करेंगे।